जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ और आज से ये हमारी जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास स्टार्ट हो रही है। और इसमें जो है हम टॉपिक वाइज कंप्लीट जितनी भी इम्पोर्टेंट भारतीय राज्य व्यवस्था में विषय हैं सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शामिल विषय इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं। आज की क्लास में मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, फिर इन्हीं टॉपिक को सीरियल वाइज हम लोग डेली क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक विकास, फिर दूसरा टॉपिक होगा संविधान के स्रोत, संविधान के प्रमुख भाग, संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां, संविधान की प्रस्तावना, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य की कार्यपालिका, राज्य विधायिका, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, केंद्र राज्य संबंध, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग, अस्थायी विशेष उपबंध, प्रमुख संशोधन। ये जो है इतनी टॉपिक है आपके इंडियन पॉलिटी में, और इनको हम डेली जो है विषय जितने टॉपिक वाइज है कंप्लीट करेंगे। डेली एक एक टॉपिक लेंगे और उसे पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, यही कोशिश रहेगी। टॉपिक छोटा है तो वीडियो छोटा रहेगा, अगर टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें भी क्वालिटी आपका पूछा जाता है, वो सभी एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और आप देखेंगे कि कोई सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। अगर हम भारत का संवैधानिक विकास आज पढ़ाते हैं तो आप जो है, अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो आप उससे जाकर के क्वेश्चन कीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा, कोशिश ये करेंगे जो भी एडिशनल जानकारी होगी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और क्लास को हम अंत तक जरूर देखिएगा, आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। और कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। चलिए क्लास की तरफ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो पहले उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि वो चीज है क्या। जैसे हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारत का संवैधानिक विकास मतलब भारत का जो संविधान है इसका विकास कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप देखते हैं कि जैसे कोई भी व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था मतलब किसी राज्य की व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और किसी राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक उसका जो है रूल बुक। आपने देखा होगा जो स्कूल डायरी होती है, तो स्कूल डायरी में स्कूल के नियम होते हैं, जैसे स्कूल संचालित होते हैं उसके नियम जो है वो स्कूल डायरी में होते हैं। ऐसे ही राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे पास हमारे लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई एक संविधान होना चाहिए, एक रूल बुक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उस राज्य की व्यवस्था को संचालित किया जाए। और उसी को संचालित करने के लिए हम लोग भारत का संविधान अर्थात हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की राज्य व्यवस्था, इसलिए भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। और इसमें आप देखेंगे कि जो है क्या है संविधान, तो संविधान के बारे में देखेंगे तो नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। अब देखिए पहले कौन कौन से अधिनियम के द्वारा जो है भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद सभी को जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम है, सबको जो है विस्तार से पढ़ाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 1773 जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से हम लोग का भारत का जो संवैधानिक विकास है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, जब आपका बक्सर का युद्ध होता है सन 1764 में, इसके बाद जो है संधि होती है 1765 में। ठीक है, और इलाहाबाद की संधि होती है। इसके पश्चात जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें जो है संधि करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव संधि करता है। और इसके बाद जो है 1773 में आपका एक्ट पारित होता है। वो किसके परिप्रेक्ष्य होता है?
EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहले स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है, तो उसके हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। इसमें सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर आएगा चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। और लास्ट में आता है चार्टर एक्ट 1853, जिस 1853 के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दिया जाता है। ये कुछ जो है ईस्ट इंडिया द्वारा संचालित होंगे चार्टर एक्ट, इनको पढ़ना है। इसके बाद फिर हम लोग भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट क्राउन के द्वारा संचालित किए जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रिटिश राज, जिसे क्राउन बोलते हैं, ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब ब्रिटिश शासन के द्वारा कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए, तो सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आएगा, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस तरह से आपका पूरा संविधान कंप्लीट हो जाता है इन अधिनियमों के अंतर्गत। यही अधिनियम है और इन्हीं के द्वारा जो है भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है धीरे धीरे करके तैयार होती है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि ये जो रूपरेखा है आप इसे चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीरियल वाइज याद करने में बहुत सरल और बहुत सही रहेगा। आपको जो है इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि आप जो डेट है, डेट भूल जाते हैं कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, वो आपको याद रहेगा। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग सीरियल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है इसके बारे में देख लीजिए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार है उसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर किया गया। और इस अधिनियम के तहत बंगाल के जो गवर्नर हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। वारेन हेस्टिंग्स और फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, मतलब जनरल गवर्नर जनरल है, उसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स इसमें बनती है। और 4 सदस्यीय जो कमेटी थी, 4 सदस्यीय कमेटी में फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारवेल, इसमें जो है प्रथम 4 सदस्य बनते हैं। इस व्यवस्था के तहत मद्रास में बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो मद्रास और बंबई हैं, इनके गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन भी कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके तहत 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें स्टार्टिंग में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ पे नोट डाल के आप नोट कर सकते हैं। इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे है, और जबकि 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेस्टर तथा हाइड, ये जो है 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। यहीं पे मतलब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के द्वारा ही जो कंपनी है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से रोका गया था। क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे ये बहुत ज्यादा मतलब गिफ्ट, उपहार वगैरह लेने लगे थे और अपना अलग साइड बिजनेस करने लगे थे, व्यापार खुद का करने लगे थे, इसलिए इनको मना किया गया, इस प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, इसके द्वारा जो बंगाल है, कलकत्ता, इस अधिनियम के तहत ही जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है,
इसमें जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां हैं उनको दूर करने के लिए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया कलकत्ता की सरकार को। नेक्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 में दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आपको अगर क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास हम लोग जो है डेली करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जो है ध्यान से क्लास को जरूर देखिएगा। और जो भी आपको पॉइंट नए लगे, पहले तो अब मैं कहूंगा कि आप इसकी जो है बनाते जाएं नोट्स, और अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो जो भी आपको नया कोई भी नया पॉइंट आता है तो आप उसे नोट जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। और 1784 में जो है भारत में अब कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र भी कहा गया 1784 में। और 1784 एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और जो 1858 तक विद्यमान रही। अब द्वैध शासन की बात आई है, ड्यूअल जो गवर्नमेंट सिस्टम है। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत है, इसके जनक किसको माना जाता है? द्वैध शासन का जनक जो है, ये मानते हैं लियोनल कार्टेस को। याद रखेंगे, लियोनल कार्टेस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अगला है, कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति होती है सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन होता है। अर्थात 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें 2 बोर्ड गठन हो। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें जो है 2 बोर्ड गठन होते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये 2 इसमें बोर्ड को गठित किया गया था। अब हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। जो 1786 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 में गवर्नर जनरल थे, और इन्हें ये अधिकार सबसे पहले प्राप्त हुआ था। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ पे, ठीक है। 1774 से 1785 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, अभी बताया था आपको। और 1828 से 1834 तक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर 1758 से 1760 तक रहे, और फिर 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जब संधि होती है इलाहाबाद की, तो फिर वापस आ जाते हैं इंग्लैंड से, और ये 1767 तक पुनः रहते हैं। फिर नेक्स्ट है वारेन हेस्टिंग्स, 1772 से 1774 ईस्वी तक थे, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे। और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1834 से 1835 ईस्वी तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर इसके बाद आते हैं 1855-56 में से 58 तक कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं, जो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं, और इन्हीं को भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया जाता है। मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लास्ट में अगस्त 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। और जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? श्री राजगोपालाचारी। ये कुछ गवर्नर जनरल का क्रम था जो आपको बताया, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1793 का। जो 1793 में चार्टर एक्ट आया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और जो कंपनी का अधिकार है इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी के द्वारा जो भारत का व्यापार है, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा।
तथा जो कंपनी चीन से व्यापार कर रही थी, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन से व्यापार कर रही थी वो जारी रहा। और कंपनी का जो भारत में चाय का व्यापार होता था उसका भी वो जो है उसमें भी एकाधिकार उसका जारी रहा। इस अधिनियम जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए पहली बार 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की भी व्यवस्था की गई थी और ये पहली बार किया गया था। नेक्स्ट 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम 1833 में पहुंच चुके हैं। 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है? तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं और इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य जो व्यापारिक कार्य हैं कंपनी के उनको समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। जो कंपनी थी उसे केवल और केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा जो सदस्य था उसको सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो लॉर्ड मैकाले थे उनको शामिल किया गया और इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी के द्वारा ही जो भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और इसी के तहत जो है संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार पारित कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर बात करेंगे तो 1833 के एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था और इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वर्ष और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ये जो है आर्टिकल 15 में भी है, आप आगे चल के इसे पढ़ेंगे और ये इसी चार्टर एक्ट जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसी की धारा 87 के अनुसार यहाँ पे वर्णित हुआ। नेक्स्ट 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया अर्थात इसका विरोध किया गया और 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त भी कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत अगर आपसे पूछ लेता है कि किस एक्ट या किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित करके समाप्त कर दिया गया, तो 1843 में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया। अब बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। आता है 1853 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक अलग करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। नेक्स्ट 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है प्रथम वायसराय भी बनते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से। जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है इसके बाद जो है कंपनी का कंप्लीट जो भी शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन इसको कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन या ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। अर्थात जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश ताज था, वहां का प्रत्यक्ष सीधा प्रतिनिधि वहां से भेजा जाता था और यहाँ की जितनी भी भारत की जानकारी होती थी वो डायरेक्ट वो वहां रिपोर्ट करता था। तो हम बात करेंगे भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय बना और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। यहाँ पे जो है भारत का जो राज्य सचिव है इस पद का भी यहाँ पे गठन सृजन किया गया है, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। जो भारत का राज्य सचिव है, राज्य सचिव का पद भी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही लाया गया था और इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण रखना, ये इसका कार्य था। अब बात करेंगे हम 1861 के भारत परिषद अधिनियम।
भारत परिषद अधिनियम क्या था, इसके बारे में बात करेंगे। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। नोट है यहाँ पे, देख लीजिए। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 भारतीयों, जो बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव, को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था 1862 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति भी प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह तक होती थी। नेक्स्ट है, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार हो गया था। अर्थात वो नए प्रांत की स्थापना कर सकते थे, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते थे, नामकरण कर सकते थे। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान की गई। नोट है यहाँ पे, 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। यहाँ पे विधान परिषद बहुत बार पूछ लेते हैं। 1862 में बंगाल विधान परिषद, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का इनमें गठन होता है। नेक्स्ट है 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया इसमें। नेक्स्ट, सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे, जो पहले हैं वो वायसराय थे, अर्थात वायसराय डायरेक्ट जो है क्राउन के द्वारा चुने जाते थे। मार्ले यहाँ पे लॉर्ड जो मिंटो है, मिंटो यहाँ पे जो है तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले की बात करेंगे तो राज्य सचिव थे। जॉन मार्ले राज्य सचिव होते थे, जो भारत में शासन का नियंत्रण करते थे। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान यहाँ पे किया गया। नोट देख सकते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया। इस अधिनियम के जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, इस अधिनियम के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया गया और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया इसमें। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम, जो मार्ले मिंटो सुधार है, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई और यही इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसे याद रखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, ये किस अधिनियम में अपनाई गई थी, ये लागू हुई थी। ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इसको लागू किया गया। इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो बात करेंगे हम 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कार्टिस को माना जाता है और अभी यह बात आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। प्रांतीय विषयों को 2 भागों तथा यथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया था। हस्तांतरित विषयों को प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं, और जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका की सहायता से शासन करता है। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई और इसी अधिनियम के तहत जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू किया गया। इस अधिनियम
में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया इसी अधिनियम में सबसे पहले। और इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया। ये जो है इसकी बहुत महत्वपूर्ण बातें थी भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम की, ये आपको याद रखना है। और इसी में जो है वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आपसे अगर पूछ ले कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है इसके गठन कब किया गया या किसके द्वारा किया गया, ये 1926 में ली आयोग की सिफारिश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, मतलब इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। नेक्स्ट है 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये बताना है क्या होता है। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद, इसमें 10 अनुसूचियां थी और इसमें प्रस्तावना का अभाव था, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान भी किया गया और जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर के स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। तब प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई इसी अधिनियम में। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, गैर ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। इस अधिनियम के तहत जो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके तहत 1858 के द्वारा ही इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित जो भारत परिषद है इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती कब है? 1 अप्रैल 1935 को। और ये जो 1 अप्रैल 1935 को यह भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। और ये किस आयोग की सिफारिश पर होती है, किस आयोग के द्वारा होती है? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, जो प्रांतीय सेवा आयोग है, तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। और इसके आगे से हम कल की क्लास में करेंगे। 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है इसको हम नेक्स्ट डे करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से हम संपूर्ण पॉलिटी को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जो है और भी अदर सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे जो भी पॉसिबल होगा। बट आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, हम भले ही इसे बुक से करवा रहे हैं लेकिन आप कंटिन्यू अगर क्लास करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन बेनिफिट होने वाला है। यकीन मानिए, इससे बेटर और इससे जो है बाहर कहीं कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा अगर आप सही से पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे इसी क्लास में। तो आप जरूर से जरूर हमारे साथ बने रहिएगा और क्लास को अंत तक जरूर देखा होगा। अगर आप यहाँ पे हमारी बात सुन रहे हैं तो जरूर आपने पूरी क्लास देखी है। और कोई भी डाउट हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप वहां पे आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वहां पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ।